में करोड़पति पति। सूरज के जीवन का एक ही फंडा था कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए समझदार वही होता है। इसीलिए उसने कभी नौकरी ही नहीं ढूंढी। इस बात से हालांकि उसकी पत्नी शिखा बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी, पर फिर भी सूरज को समझाना बेकार था। टीवी में कैसे बनोगे करोड़पति का ऐड देखकर उसे लगा कि बस अब तो घर बैठे ही वो करोड़पति बन सकता है, और उसके पीछे उसने अपने सारे सोर्सेस एक्टिव कर दिए। 2 हफ्ते में उसके कलीग के साले के पड़ोसी के बेटे का सोर्स निकलता है जो कि उसे शो में पहुंचा सकता है, और सूरज उससे मिलने चला जाता है। अच्छा, तो हमें मुकेश जी बता रहे थे कि आप हमें शो में पहुंचा सकते हैं। हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं कल अगर कोशिश करूँ तो इसी महीने में आपका नंबर आ जाएगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, वो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का कोई जुगाड़ है क्या? उसका तो कोई जुगाड़ नहीं है। तो वो वाकई में कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चन जी पर है, जो पढ़ते हैं वो पूछ लेते हैं। पहली कोशिश फेल होने पर अब सूरज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जवाब कहाँ से लाए। तब शिखा ने एक सजेशन दिया, क्यों ना सूरज अपने चचेरे भाई सुमित से मदद मांगे, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हालांकि इतनी मेहनत करना सूरज को समझ में नहीं आता था, पर कोई और रास्ता ना मिलने पर वो आखिर सुमित से बात करता है। अरे सुमित, हमारा कैसे बनोगे करोड़पति के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तुम हमें थोड़े चिट बनाने में मदद करोगे क्या? अरे भैया, चिट बनाए तो सालों हो गए, उसमें हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, बल्कि आप बोलो तो हम आपकी पढ़ने में जरूर मदद कर सकते हैं। हट, कैसी अनाप शराब बातें कर रहा है तू। सूरज ने सुमित को मना तो कर दिया था, पर तैयारी करने के सिवाय कोई चारा उसे दिख भी नहीं रहा था। खासकर जब 12 के पेपर लीक करने के एक्सपर्ट शुक्ला जो भी हाथ जोड़ लेते हैं। आखिर सूरज को सुमित के पास जाना ही पड़ा, और उसने सुमित और शिखा से वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगा। 1 महीने की तैयारी के बाद फाइनल हुआ कि शो से 1 हफ्ते पहले एक ट्रायल खेला जाएगा, जहां पर सारे रिश्तेदार ऑडियंस की जगह पर होंगे और शिखा सवाल पूछेगी। दूर दराज से भी रिश्तेदार आकर हाजिर हो गए देखने कि आखिर कैसे बनेगा सुमित करोड़पति। सब कुछ सेट था, और इतने में सूरज आकर अपना स्पीच देता है। ये 1 महीना मेरे लिए आसान नहीं था, पर अपने भाई सुमित और अपनी पत्नी शिखा की मदद से मैं इतनी दूर पहुंच पाया हूँ। मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद ने भी बहुत साथ दिया है मेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। साक्षी पहला सवाल पूछती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरे रुकिए, तो ऑप्शंस तो देने दीजिए। इतने में 5वीं कक्षा का चिंटू बोल उठता है। अरे क्या मामा, आप तो पहले सवाल पर ही आउट हो गए। अरे बेटा, पहला सवाल तो ट्रायल होता है ना। अरे तुम अब देखना। देखने जैसी बात तो थी ही। सूरज को इतना शांत किसी ने नहीं देखा था। कभी कभी तो लगता था मानो सूरज आंख खोलकर ही सो गया हो। मामा जल्दी करो प्लीज, कल सुबह पनवेल भी तो निकलना है। अरे हट, कंसंट्रेट करने दे मुझे। 3 सवाल में 3 लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी, और अब चौथे सवाल पर भी सूरज का मौन नहीं टूटा। पर सूरज अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उधर हर कोई सूरज को छोड़ सुमित को देख रहे थे। आखिर सुमित ने ही तो पढ़ाया था सूरज को। गजब बेइज्जती है यार। अरे बेटा, तो बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम बुड़वाएगा। अरे 3 लाइफलाइन ले ली तो भी तेरा कुछ नहीं होना है। अरे कोई इतनी बात करता है क्या शो पर? अरे बेटा, शो पर तेरे जैसे भी तो नहीं आते ना। सूरज की ये जंग आखिर 1 घंटे बाद 5वें सवाल पर खत्म हो गई, जब उसने इंडिया के नेशनल बर्ड का नाम कहा, कौवा।
अरे बेटा, मजा तो बहुत आया, बस थोड़ा टाइम पर खत्म होता तो आनंद भी आ जाता। ताने बारिश के बूंदों की तरह बरस रहे थे और सूरज को भी समझ आ रहा था कि ये करोड़पति बनना शायद उसके बस के बाहर की बात है। पर वो आखिर ये बात मान कैसे लेता? वो सख्त लौंडा जो ठहरा, उसने सोचा कि बेइज्जती तो हो ही चुकी है, पर अगर मैं हार नहीं मानूं तो शायद कुछ हो सकता है। शिखा, तुम देखना, असली शो में आग लगा दूंगा, आग, करोड़पति बनूंगा मैं। हाँ, सब्जियां खत्म हो गई है घर पे, ले आओ। पहले पति बन जाओ, फिर करोड़पति बनना। अरे गजब बेइज्जती है यार। बेटा, अभी तो घर पर ही हुई है, 1 हफ्ते में तो तुम देश के सामने करवा कर आओगे। वैसे जब टीवी पर जाओ ना तो बस अपने मम्मी का ही नाम लेना, ठीक है? कोई पूछे तो बोलना कि पापा नहीं है मेरे। अरे पढ़ाई की, पेपर निकलवाए, इतने सारे लोगों को खाना खिलवाया, क्या फर्क पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए वही सिकंदर। लेकिन मामा, गधे भी जानते हैं कि कौन बनेगा नेता। नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थी, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप आ गए। ओहो, पार्षद मैडम भी आ गई हैं। स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब, कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है, लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो है मंजूर? तभी वहाँ अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो। मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूँ। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है,
इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूँ। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देती तो हूबहू उसे उतार देती। अरे आन्या बेटा, मेरी बेटी को भी डांस सिखा देना, उसका एनुअल प्रोग्राम है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, अब कल शाम उसको भेज देना, मैं सिखा दूंगी। हाँ हाँ, नचनिया ही बन, आस पड़ोस के लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, इस्तेमाल मेरा नहीं कला का हो रहा है। नाचना एक कला है, कला। आन्या हर बात में अच्छी थी, फिर चाहे वो अच्छा व्यवहार हो या फिर लोगों की मदद करना। वो हमेशा खुद के शौक को पूरा करने के लिए व्यस्त रहती, लेकिन घर वालों को तो उसका ये काम सिर्फ समय की बर्बादी लगता है। कहाँ है आन्या? उसको बोलो कि आज शाम को खाना वही बनाएगी। सपना देख लो कि तुम्हारी बेटी घर का खाना बनाएगी। अरे आसपास के लोगों का काम करने से उसे फुर्सत मिले तब तो कहीं जाकर वो हमारे घर का काम करेगी ना। देखो ना, इकलौती बेटी, ऊपर से गैर जिम्मेदार, अब करे तो क्या करे। तभी पड़ोस की पिंकी आ जाती है। अंकल आंटी, आन्या दीदी कहाँ है? वो क्या है ना, मेरा क्लास वर्क है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी ने कहा कि आन्या दीदी से पूछ लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुद का तो कोई काम है ही नहीं उसे। जाओ जाओ, सीढ़ी से ऊपर चली जाओ, वही कमरे में है आन्या। एक रोज शहर में डांस कंपटीशन वाले लोग आते हैं, जहां आन्या का डांस सबको पसंद आता है। क्या बात है, छोटे से शहर में इतना टैलेंट। बेटा, कौन सिखाता है आपको? कोई नहीं सर, वो क्या है ना, मैं टीवी देखकर सीख जाती हूँ। अरे वाह, और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। आन्या कंपटीशन जीत जाती है और घर में टीवी वाले आन्या का इंटरव्यू लेने आते हैं। अरे क्या है, कहाँ घुसे जा रहे हो, क्या हो गया? आप आन्या की माँ है ना? वो क्या है ना, आपकी बेटी ने डांस का कंपटीशन जीता है। हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। ओहो, बड़ा तीर मारा हो जैसे। अरे उसे आता ही क्या है डांस के सिवा, कुछ और करती तो शायद गर्व होता। तभी वहां आन्या आ जाती है और पत्रकारों को इंटरव्यू देती है। उसी रोज पिता के ऑफिस में। देखो तो आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं। धन्य है ऐसे बच्चों के माता पिता को। और किस्मत वाले होते हैं ऐसे माता पिता, वरना मेरी बेटी तो किसी काम की नहीं, सारा दिन बस नाच गाने में ही दिमाग लगाती रहती है। अरे वो बच्ची हमारे शहर की ही है, कितना नाम कमा रही है डांस में, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई डांस में भी नाम कमा सकता है? अरे दे देना भाई पेपर की कटिंग, दिखाऊंगा आन्या को भी मैं। क्या नाम बताया? आन्या? यही तो नाम है मेरी बेटी का, आन्या शर्मा। बड़े उम्मीद से रखा था कि कुछ अच्छा नाम कमाएगी, लेकिन नहीं। आजकल के बच्चों को माँ पापा के इमोशन की कदर है क्या?
अरे ये देखिए, इस बच्ची का नाम भी आन्या शर्मा ही है, जो पूरे शहर का नाम रोशन कर रही है। पिता अखबार देखते हैं तो सामने बेटी की ही फोटो रहती है। लेकिन ये क्या, जिस फोटो को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, पिता को उस पे कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। हमारी ही औलाद है ये, पता नहीं कब कहाँ जाकर नाम लिखवाती है, मुझे तो पता भी नहीं है। अरे शर्मा जी, जरा मिलवा दीजिए ना अपनी बच्ची से। मैं अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को कुछ टिप्स दे देगी करियर को लेकर। अच्छा, ये दिन आ गया आपकी बेटी के, ले आइए कभी भी, लेकिन बाद में अफसोस ना करिएगा। सभी को आन्या के पिता की बात पर हैरानी होती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की के माता पिता आखिर उससे चाहते क्या है। पिता घर आते हैं और माँ से कहते हैं, पता है तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, या फिर ऐसे ही व्यस्त रहोगी हमेशा? अरे पता है मुझे, पर आपको कैसे पता चला? अरे कुछ पत्रकार आए थे, पता नहीं कहाँ कौन सा कंपटीशन जीत कर आई है। नजर रखा करो उस पर। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है, जो पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर होते हैं। नमस्ते भाभी, बधाई हो आपको आन्या की कामयाबी की। भाई भगवान बेटी दे तो ऐसी। कहाँ है वो? सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसी बेटी दे? तो ले जाइए ना अपने साथ, रखिए 2-4 दिन, खुद ही पता चल जाएगा। और नहीं तो क्या, सारा दिन करती क्या है, कहाँ रहती है, हमें तो कुछ पता नहीं होता, ना बताती है ना पूछती है। खैर देखिए, वो वक्त अब गया जब माता पिता बनकर बच्चों की परवरिश की जाती थी। अब तो बच्चों को साथ बिठाकर बात करना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, बच्चे के दोस्त बने। तो क्या आप दोनों अपनी बेटी के दोस्त हैं? हाँ, बस अब यही बाकी रह गया था। खैर बताइए, क्या काम है आपको? वो क्या है ना, मैं और मेरे पति दोनों को ही इमरजेंसी कॉल आ गई है अस्पताल से। मेरी बेटी आन्या की अच्छी दोस्त है, तो मैं क्या उसे आन्या के पास छोड़ दूं अगर वो फ्री है तो? माँ कुछ बोलती उतने में ही आन्या आ जाती है। वाह आंटी, क्यों नहीं, मैं फ्री ही हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक्स बेटा। वो अपनी बेटी उनके घर छोड़ जाती है, जो आन्या की उम्र की ही होती है। ये क्या मजाक है आन्या? हम लोगों को सोना भी होता है और हर घर का अपना कायदा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी को भी घर में घुसा लो। धीरे बोलिए पापा, कैसी बात कर रहे हैं? अंकल आंटी डॉक्टर है, पता है ना डॉक्टर का फर्ज क्या होता है। अगर वो किसी की जिंदगी बचा रहे हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें? आपको तो पता है घर पर अकेले रहना कितना अनसेफ है। हाँ, तो दुनिया को सेफ करने का जिम्मा तू नहीं ले रखा है? अरे बहुत महंगे अस्पताल के डॉक्टर हैं वो लोग, खूब पैसा मिलता होगा, लेकिन ये नहीं कि मेड रख ले। क्या कहती आन्या, कैसे माँ पिता को समझाती कि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर कुछ महीनों बाद आधी रात को माँ जोर जोर से चिल्लाकर आन्या के कमरे में जाती है। बेटा, बेटा आन्या, पापा के सीने में दर्द हो रहा है, बेटा कुछ कर। हाँ माँ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आन्या डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन माँ डॉक्टर को तो आने में काफी वक्त लग जाएगा, मैं पिंकी के पापा को बुला लाऊं? अरे वो नहीं आएंगे बेटा, वो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। माँ, मैंने डांस कंपटीशन में जो पैसे जीते थे वो है मेरे पास, आप चिंता ना करें, बस पापा का इलाज करवा ले। क्यों नहीं, अब कल शाम उसको भेज देना, मैं सिखा दूंगी। हाँ हाँ, नचनिया ही बन, आस पड़ोस के लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, इस्तेमाल मेरा नहीं कला का हो रहा है। नाचना एक कला है, कला। आन्या हर बात में अच्छी थी, फिर चाहे वो अच्छा व्यवहार हो या फिर लोगों की मदद करना, वो हमेशा खुद के शौक को पूरा करने के लिए व्यस्त रहती। लेकिन घर वालों को तो उसका ये काम सिर्फ समय की बर्बादी लगता है। कहाँ है आन्या? उसको बोलो कि आज शाम को खाना वही बनाएगी। सपना देख लो कि तुम्हारी बेटी घर का खाना बनाएगी। अरे आसपास के लोगों का काम करने से उसे फुर्सत मिले तब तो कहीं जाकर वो हमारे घर का काम करेगी ना। देखो ना, इकलौती बेटी, ऊपर से गैर जिम्मेदार, अब करे तो क्या करे। तभी पड़ोस की पिंकी आ जाती है। अंकल आंटी, आन्या दीदी कहाँ है?
वो क्या है ना, मेरा क्लास वर्क है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी ने कहा कि आन्या दीदी से पूछ लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुद का तो कोई काम है ही नहीं उसे। जाओ जाओ, सीढ़ी से ऊपर चली जाओ, वही कमरे में है आन्या। एक रोज शहर में डांस कंपटीशन वाले लोग आते हैं, जहां आन्या का डांस सबको पसंद आता है। क्या बात है, छोटे से शहर में इतना टैलेंट। बेटा कौन सिखाता है आपको? कोई नहीं सर, वो क्या है ना, मैं टीवी देखकर सीख जाती हूँ। अरे वाह, और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। आन्या कंपटीशन जीत जाती है और घर में टीवी वाले आन्या का इंटरव्यू लेने आते हैं। अरे क्या है, कहाँ घुसे जा रहे हो, क्या हो गया? आप आन्या की माँ है ना? वो क्या है ना, आपकी बेटी ने डांस का कंपटीशन जीता है। हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। ओहो, बड़ा तीर मारा हो जैसे। अरे उसे आता ही क्या है डांस के सिवा, कुछ और करती तो शायद गर्व होता। तभी वहां आन्या आ जाती है और पत्रकारों को इंटरव्यू देती है। उसी रोज पिता के ऑफिस में। देखो तो आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं। धन्य है ऐसे बच्चों के माता पिता को। और किस्मत वाले होते हैं ऐसे माता पिता, वरना मेरी बेटी तो किसी काम की नहीं, सारा दिन बस नाच गाने में ही दिमाग लगाती रहती है। अरे वो बच्ची हमारे शहर की ही है, कितना नाम कमा रही है डांस में। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई डांस में भी नाम कमा सकता है? अरे दे देना भाई पेपर की कटिंग, दिखाऊंगा आन्या को भी मैं। क्या नाम बताया? आन्या? यही तो नाम है मेरी बेटी का, आन्या शर्मा। बड़े उम्मीद से रखा था कि कुछ अच्छा नाम कमाएगी, लेकिन नहीं। आजकल के बच्चों को माँ पापा की इमोशन की कदर है क्या? अरे ये देखिए, इस बच्ची का नाम भी आन्या शर्मा ही है, जो पूरे शहर का नाम रोशन कर रही है। पिता अखबार देखते हैं तो सामने बेटी की ही फोटो रहती है। लेकिन ये क्या, जिस फोटो को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, पिता को उस पे कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। हमारी ही औलाद है ये, पता नहीं कब कहाँ जाकर नाम लिखवाती है, मुझे तो पता भी नहीं है। अरे शर्मा जी, जरा मिलवा दीजिए ना अपनी बच्ची से। मैं अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को कुछ टिप्स दे देगी करियर को लेकर। अच्छा, ये दिन आ गया आपकी बेटी के, ले आइए कभी भी, लेकिन बाद में अफसोस ना करिएगा। सभी को आन्या के पिता की बात पर हैरानी होती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की के माता पिता आखिर उससे चाहते क्या है। पिता घर आते हैं और माँ से कहते हैं, पता है तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, या फिर ऐसे ही व्यस्त रहोगी हमेशा? अरे पता है मुझे, पर आपको कैसे पता चला? अरे कुछ पत्रकार आए थे, पता नहीं कहाँ कौन सा कंपटीशन जीत कर आई है। नजर रखा करो उस पर। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है, जो पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर होते हैं। नमस्ते भाभी, बधाई हो आपको आन्या की कामयाबी की। भाई भगवान बेटी दे तो ऐसी। कहाँ है वो? सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसी बेटी दे? तो ले जाइए ना अपने साथ, रखिए 2-4 दिन, खुद ही पता चल जाएगा। और नहीं तो क्या, सारा दिन करती क्या है, कहाँ रहती है, हमें तो कुछ पता नहीं होता। ना बताती है ना पूछती है। खैर देखिए, वो वक्त अब गया जब माता पिता बनकर बच्चों की परवरिश की जाती थी। अब तो बच्चों को साथ बिठाकर बात करना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, बच्चे के दोस्त बने। तो क्या आप दोनों अपनी बेटी के दोस्त हैं? हाँ, बस अब यही बाकी रह गया था। खैर बताइए, क्या काम है आपको? वो क्या है ना, मैं और मेरे पति दोनों को ही इमरजेंसी कॉल आ गई है अस्पताल से। मेरी बेटी आन्या की अच्छी दोस्त है, तो मैं क्या उसे आन्या के पास छोड़ दूं अगर वो फ्री है तो? माँ कुछ बोलती उतने में ही आन्या आ जाती है। वाह आंटी, क्यों नहीं, मैं फ्री ही हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक्स बेटा। वो अपनी बेटी उनके घर छोड़ जाती है, जो आन्या की उम्र की ही होती है। ये क्या मजाक है आन्या? हम लोगों को सोना भी होता है और हर घर का अपना कायदा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी को भी घर में घुसा लो। धीरे बोलिए पापा, कैसी बात कर रहे हैं? अंकल आंटी डॉक्टर है, पता है ना डॉक्टर का फर्ज क्या होता है?
अगर वो किसी की जिंदगी बचा रहे हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें? आपको तो पता है घर पर अकेले रहना कितना अनसेफ है। हाँ, तो दुनिया को सेफ करने का जिम्मा तू नहीं ले रखा है? अरे बहुत महंगे अस्पताल के डॉक्टर हैं वो लोग, खूब पैसा मिलता होगा, लेकिन ये नहीं कि मेड रख ले। क्या कहती आन्या, कैसे माँ पिता को समझाती कि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर, कुछ महीनों बाद आधी रात को माँ जोर जोर से चिल्लाकर आन्या के कमरे में जाती है। बेटा बेटा आन्या, पापा के सीने में दर्द हो रहा है, बेटा कुछ कर। हाँ माँ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आन्या डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन माँ, डॉक्टर को तो आने में काफी वक्त लग जाएगा। मैं पिंकी के पापा को बुला लाऊं? अरे वो नहीं आएंगे बेटा, वो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। माँ, मैंने डांस कंपटीशन में जो पैसे जीते थे वो है। उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है? अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवाकर। चाहे पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ। ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी, यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे, सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू। कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी, हमारी बेटे की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर?
अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना। बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया, अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने की बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग, लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात सब भला, रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई, और क्या, बेटियां तो होती ही हैं बोझ। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है, देखो, मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का, उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी, बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रोली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर अब काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है,
अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूँ जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यहीं नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूँ ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो? देख रहा हूँ मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूँ और ना ही करूँगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली, जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है। रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अरे रोली कैसी है? कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया। अरे ना ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है। और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहां रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है। उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही कोख के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है।
आपने भी तो मुझे छत दी जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूँ तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर देती है। पिताजी जल्दी चलिए, वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती है, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा। याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती हैं, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है। अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हम कभी और चले जाएंगे।
देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए, देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ, दादी, मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा, हमारे रिश्ते एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए। उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है? अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना तो मम्मी कुछ न कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवाकर। चाहे पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ। ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी। यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी।
उसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे। सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू। कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी, हमारी बेटे की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना? बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी, आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना? कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहाँ बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहाँ आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहाँ पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहाँ पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह।
लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे और दूसरी बात